नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम द पंडित के लाइव मॉक 4 CGL 25 प्री पे जो आधारित है उसका सलूशन लेके आए हैं। और इसमें जब भी हमें लगेगा कि यहाँ पे थ्योरी बताने की ज़रूरत है, थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। पहला जो क्वेश्चन है इसमें है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको अगर आपने 176 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है आपका 158। अगर उसी नंबर को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करो, ये जो 158 है ना, इसको आप 11 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो एक बार में 11 गया, फिर बचा कितना, 4 4 4 8 बचा ना, तो 11 चौक 44, बच गया 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अब बात है कि क्या हमेशा ही ऐसा आंसर आएगा, बोले कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको यही करना है। मतलब 150 जो भी रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको डिवाइड कर देना है जो नया डिवाइजर है उससे। बात है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। देखिए, जो भी अपना एक नंबर n है ना, वो क्या है, वो 176 से डिवाइड करने पे कुछ क्वोशंट क्यों आया होगा और साथ में रिमाइंडर क्या होगा, 158। यही बात है ना, बोले कि बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि q का वैल्यू, एक तो आपको कुछ पता नहीं है, तो q का वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हम q का वैल्यू 0 मान सकते हैं, बोले क्यों नहीं मान सकते। अगर हमने q का वैल्यू 0 माना तो ये नंबर जो है ये आ जाएगा आपका 158। एक तो ये तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। दूसरा ये लॉजिक हमें समझना है कि ये जो 176 है और जो हम बात कर रहे हैं बाद में 11 लेके आए हैं, ये जो 176 को अगर आप लिखोगे ना तो 16 इंटू 11 आ जाएगा। ये 11 कुछ नया नहीं, ये 176 का फैक्टर ही है। और जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो बाद में जो डिवाइजर आएगा ना, वो पहले के डिवाइजर का फैक्टर ही रहेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको हम सीधे नए डिवाइजर से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वही हम टिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पे हम 11 की जगह 13 लिखते तो क्या ऐसा आंसर आता, बोलेंगे कि नहीं। क्योंकि 13 जो है 176 का क्या बोलते हैं फैक्टर नहीं है, तब यहाँ पे कोई फिक्स आंसर नहीं आता। ये बात ध्यान रखना है। फिक्स आंसर तभी आएगा जब दूसरी बार जो आपने डिवाइजर लिया है तो पहले डिवाइजर का क्या हो, फैक्टर हो। अच्छा, हम जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे वो आप वीडियो देखते टाइम खुद जो नोट करके रख सकते हो। सब चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, ये रौनक है वो जॉगिंग करता है, उसका स्पीड है ट्वाइस स्पीड ऑफ वॉकिंग। जो वॉकिंग का स्पीड है उससे दोगुना इनका जो स्पीड है जॉगिंग का है। और जो दौड़ने का स्पीड है वो दोगुना है जॉगिंग के स्पीड से। घर से ऑफिस जाने के लिए जो आधा डिस्टेंस है वो क्या करते हैं, वॉकिंग के थ्रू, एंड बाकी का डिस्टेंस जॉगिंग के थ्रू कवर करते हैं। एंड जब ऑफिस से घर आ रहे हैं तो ऑफिस से घर जाने की जल्दी ही रहती होगी, तो आधा डिस्टेंस जॉगिंग एंड बाकी का डिस्टेंस ये दौड़ के पूरा करते हैं। अभी आपको बताना है इनका एवरेज स्पीड क्या होगा। कंप्लीट राउंड, कंप्लीट राउंड का मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। एंड जब डिस्टेंस बिटवीन इनके घर एंड ऑफिस का है 20 किलोमीटर, एंड वॉकिंग का स्पीड कितना है, और ये दिया है आपका 5 किलोमीटर पर घंटे। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया है वॉकिंग, ये हो गया है जॉगिंग, ये हो गया रनिंग। वॉकिंग का स्पीड 5 है तो जॉगिंग का स्पीड कितना होगा, 10, एंड रनिंग का स्पीड हो जाएगा आपका 20। 1 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर हो गया है। जो हमें स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो देखिए डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस है जाने और आने का, ये तो आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर। अभी हमें नीचे ना टाइम लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जाने एंड आने टाइम ये 10 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर का डिवाइड कर दो। जाते टाइम जो है ये पहले वॉक से गया है, बाद वाला जो है ये जॉगिंग के थ्रू गया है। तो वॉकिंग का स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर जाने में लगेगा 2 घंटे, एंड जॉगिंग 10 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पे जाएंगे तो लगेगा 1 घंटे। रिटर्निंग के टाइम क्या है, रिटर्निंग के टाइम सेम दूरी है, दूरी चेंज थोड़ी ना होगा, ये भी 10 है ये भी 10 है। लेकिन अब क्या हुआ है, पहले जॉगिंग से फिर रनिंग से। जॉगिंग से 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटे। रनिंग से 10 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, आधा घंटे। तो ये 1/2 हो गया। ऊपर आपका 40 आ रहा है, नीचे कितना है, 2 2 4, नीचे आ गया है 9/2। तो 9/2 है तो कितना आ गया, 80/9 किलोमीटर पर घंटे। 80/9 का ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, तो यही सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एंड क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा है उसको पहले गो में आप स्किप करो।
स्किप करने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। स्किप करना आपकी कमजोरी नहीं, आपका स्ट्रेंथ है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरे गो में आके देखते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में दम तो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें है कि ए बी सी मिलके काम करेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा, जबकि ए एंड बी अलग अलग काम करें तो 45 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। ध्यान से देखिए, ए है, बी है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है। ए को भी 45 डेज लगेगा, बी को भी 45, जबकि सी जो है आपका 15 दिन में कर देगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब क्या है, जो टोटल काम है हम तीनों का एलसीएम अज्यूम कर लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 45। ए का इफिशियंसी 1 है, बी का इफिशियंसी कितना हो गया, इसका भी 1 है, एंड सी का इफिशियंसी कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का 3। अब जाहिर सी बात है सी का इफिशियंसी भी 1 आ गया। देखिए ए का 1, बी का 1, तो सी का भी 1 ही आएगा। अब बताओ टाइम कितना लगेगा सी को, 45 यूनिट काम करना है एक के इफिशियंसी से, तो आंसर आ गया 45 डेज। इसका मतलब है कि तीनों का इफिशियंसी सेम ही था, तो आ गया आंसर। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है आपका कि tan का वैल्यू दिया हुआ है, हमें सेक बताना है, तो बहुत ही आसान हो गया। tan अल्फा ए आपका होता है क्या, p/b, ए आपका 7 है। आपको h चाहिए होगा, h कितना हो जाएगा √50, जिसे आप 5√2 बोल सकते हो। अब बताइए सेक अल्फा कितना होता है, सेक हो जाएगा आपका b/h या h/b, h/b हो जाएगा, तो 5√2, 5√2 आंसर आना चाहिए। सही आंसर आ गया। या तो आप ऐसे करो, नहीं तो आपको पता है कि सेक अल्फा जो है ये √1 + tan² अल्फा होगा, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये √50 आ जाएगा, जिसे आप 5√2 लिख सकते हो। जैसे करना है कर लो, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपका एक आयरन बॉल है, जिसको बनाया गया है, इनर रेडियस है 4 यूनिट, आउटर रेडियस है 5 यूनिट। तो बताना है कितना मटेरियल रिक्वायर होगा इसको बनाने के लिए। मटेरियल रिक्वायर का मतलब हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, तो कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ हो जाएगा, है ना। तो 4/3 पाई तो बचेगा ही, कैपिटल R³ मतलब 125 में से 64 गया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 61 ही बचेगा ना। हाँ 61, 61 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 6 के 24, 244 ना, 244 पाई/3, ये इसका सही आंसर आ रहा है। तो ये भी आपका आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कितना टाइम लगेगा एक सम ऑफ मनी को 4 गुना होने में 12% की दर से। सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर सम ऑफ मनी 4 टाइम्स हो रहा है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, बोले कि 3 टाइम्स हो रहा होगा, 3p हो रहा होगा, या तो 3p बोलेंगे या सीधे बोलेंगे 300% हो रहा होगा किसका, प्रिंसिपल का। बात समझ गए, चलिए 3p लिख के ही कर लीजिए। तो ये जो है आपका 3p हो जाएगा, ये होगा p, रेट दिया है 12, यानी आपका t हो गया, नीचे कितना हो गया 100, p से p जाएगा 3 से 4 बार में, जो टाइम है यहाँ से कितना आ गया आपका 25 ईयर्स। ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि SI जो है वो कितना होना चाहिए, 300% होना चाहिए। एक साल में 12% है, तो 12 गुना n कितना होना चाहिए, 300%। तो n का वैल्यू यहाँ से भी कितना आ जाएगा 25। तो आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, आंसर तो सेम ही आना है 25। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ है, हमें इसका एरिया चाहिए। तो अगर हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ है फिर हमें एरिया चाहिए, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हाइट दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब फालतू चीज़ें हो जाएगी। हाइट का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है √3/2a, और इसी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 15, यही है ना। तो a का वैल्यू कितना, √3 से कितने बार में चल जाएगा, 5√3 टाइम्स में, तो a का वैल्यू आ गया 10√3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा √3/4, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से 25 टाइम्स में चला जाएगा। आंसर कितना आ रहा है 75√3, तो बस बोल देंगे 75√3। हर एक छोटे छोटे केस के लिए आप फॉर्मूला याद ना करें। क्वेश्चन नंबर 8, हमें निकालना है इसका SCF। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो फैक्टर नहीं, फ्रैक्शन है, उसका हम SCF LCM कैसे निकालते हैं। तो मान लिया हमने बोला है आपको कि SCF निकालना है आपको A1/B1 एंड A2/B2 का, दो हमने फ्रैक्शन लिया है। तो अगर फ्रैक्शन का SCF निकालना है तो जो न्यूमरेटर है उसका हम SCF निकाल लेंगे A1 एंड A2 का, एंड डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेना है, LCM। LCM आ जाएगा B1 एंड B2 का। ध्यान दीजिए, यहीं अगर ये बात होता कि हमें LCM निकालना है
A1/B1 एंड A2/B2 का, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं A1 एंड A2 का, एंड जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकाल लेते हैं, HCF, मतलब B1 एंड B2 का। समझ गए। तो अभी यहाँ पे हमें निकालना है HCF, तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का HCF। अब देखिए न्यूमरेटर का HCF तो 5 है, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, सीधे सीधे गुना करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं। तो 11 7 77, तो 9 7 63, 63 6 69, 5/693 इस क्वेश्चन का आंसर आना है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप ध्यान में रखना कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, बहुत ही काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें कि नोटबुक को अगर 52 रुपीज़ में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है 30% का। अगर इसे 55 में बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा, हमें ये बताना। इसको सॉल्व करने के लिए एक जो मेथड आप अपना सकते हैं, उसमें क्या करोगे कि हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे, देख लीजिए। जैसे मान लिया हमने ये बोला है कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे कि देखो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। बोले कि ये भी सही है। और इस 13 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 52, मतलब कि 4 से गुना करना है। तो जो 10 है इसका वैल्यू भी कितना होगा, 10 × 4, 40 रुपीज़। हमें पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 रुपीज़। अब जो नया सेलिंग प्राइस है SP0 मान लेते हैं, ये कितना हो गया आपका 55। यहाँ से आपको दिखेगा कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का आ गया, 15 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकाल लेंगे, बोले कि ये देखो 15/40 इंटू कितना आ गया 100, तो 40 से कितना बार चला जाएगा, 2.5 टाइम्स में, तो 37.5% हो गया। ये तो एक तरीका हो गया करने का। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है। दूसरा तरीका हम ये सोच सकते हैं, क्या बिना कॉस्ट प्राइस निकाले हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो आंसर है कर तो पाएंगे दोस्त। कैसे, देखो ये है सेलिंग प्राइस 1 एंड सेलिंग प्राइस 2, दोनों सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसका रेशियो हमें निकालना है। पहले केस में सेलिंग प्राइस क्या है, ये बोलता है कि 30% का प्रॉफिट हुआ है। अगर 30% का प्रॉफिट है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस हुआ। बोले कि बिल्कुल सही। दूसरे केस में हमें पता नहीं है तो हम बोल देते हैं कि देखो एक्स है, एक्स ऑफ कॉस्ट प्राइस है, X% ऑफ कॉस्ट प्राइस, गया गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया है ऊपर 30 नहीं, कितना हो गया ऊपर 52 ना, ये आपका 52 हो गया है, नीचे कितना हो गया 55, एंड ये है आपका 130, एंड नीचे हो गया x। ठीक है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 26 दूना 52, 26 25 130, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 है 25, अब 25 2 27, 275/2। क्या इसे आप 137.5 नहीं लिख सकते हैं, बोले कि लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू 137.5 हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 137.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस था, तो आप बोल ही सकते हो ना दोस्त कि प्रॉफिट कितना आ गया है, 37.5%। तो देखिए जो मेथड आपको सही लगे वो कर लीजिए। एक और बात बताते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। आपका जो तरीका है वो हो सकता है इससे भी शॉर्ट हो, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो आप वो जो है उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो बेसिक है ना, बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपको स्ट्राइक ना करे, लेकिन अगर आपको बेसिक पता होगा तो उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे केसेज ऐसे होंगे जिसमें हम जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लेंदी मेथड मीन्स लेंदी अप्रोच का यूज़ करके सॉल्व कर देते हैं। बाद में देखेंगे कि वही क्वेश्चन को बहुत ही छोटे मेथड से करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जो मेथड स्ट्राइक करता है ना, हम उसे सॉल्व कर देते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आपका क्या सुझाव है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, बताना है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और रेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड फूड। ठीक है, अच्छा रेंट एंड सेविंग लेना है एंड एक्सपेंडिचर एजुकेशन एंड फूड लेना है। तो पहला रेंट, फिर ए है फूड, फिर एजुकेशन, सेविंग्स, मिसलेनियस। तो पहला आपका क्या है, रेंट एंड सेविंग्स। रेंट है आपका 105 एंड सेविंग्स कितना हो गया, सेविंग्स हो गया 50। तो 105 एंड 50 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 155। इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते हैं, क्योंकि 155 केवल 31 से डिविजिबल होगा, 31 केवल ऑप्शन सी में है। फिर भी हम सेकेंड वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकेंड जो रेशियो का पार्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड फूड। एजुकेशन ग्रीन है तो कितना है 60 एंड फूड कितना है 90, तो 60 एंड 9 कितना हो गया 150। देख लीजिए वही आंसर आ गया 31/30। तो ऐसा जो छोटा छोटा चीज़ है ना, ये आप कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में थोड़ा सा इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी इन द सेंस स्क्रीनशॉट लेने में कुछ पार्ट मिस हो गया। आपको ये समझना है कि जो ट्री है या पेड़ है उसकी लंबाई है 12.25 मीटर एंड हार्दिक एंड पेड़ जो है वो ऐसे मीन्स खड़े हैं कि उन लोगों का जो ग्राउंड है पे जो फिट है वो क्या है, कोलिनियर है। एंड जो ट्री है वो हार्दिक एंड बिल्डिंग के बीच में है और ट्री की जो डिस्टेंस है वो आपका हार्दिक से 4.5 एंड क्या है आपका बिल्डिंग से 18 मीटर की दूरी पे है। तो हमें बताना है कि अगर आई ऑफ हार्दिक 1.6 मीटर की हाइट पे है तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको आपको इसका डायग्राम बना देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। एक इधर हो गया एंड यहाँ पे एक ट्री होगा, ठीक है, एंड इधर एक हार्दिक है, कोई समस्या नहीं। ये आपका हो गया 1.6 मीटर, ठीक, एंड 1.6 मीटर हो गया एंड इधर क्या है आपका, ये है आपका 12.25 मीटर, है ना। एंड इसका हमें लेंथ बताना। यहाँ पे जो अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर एंड इधर क्या है आपका 18 मीटर। हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम या तो लॉजिक का यूज कर सकते हैं, दूसरा जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ से ट्रेपीजियम की फील आ रही है। चलिए हम इसको दिखाते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए हमने ऐसे करके आपको एक ट्रेपीजियम बनाया, यह ट्रेपीजियम एंड ए लेंथ हमने बोल दिया ए है, ए लेंथ क्या है बी है, एंड बीच में आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया। ए लाइन ऑब्वियसली इन दोनों के पैरेलल होगा। जो ये जो साइड वाला है ना इसको A/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। A/B नहीं, चलिए M/N मान लेते हैं, M/N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पार्ट का लेंथ क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, M को B से, N को A से, इसका लेंथ हो जाएगा MB प्लस NA एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है M प्लस N। ये हो गया इस पार्ट का लेंथ। ये बात समझ गए। अब जो इधर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए पार्ट एंड ए पार्ट क्या है आपका, दोनों बोलेंगे पैरेलल है। यानी ये बीच में एक ऐसा ही लाइन है, ये जो लाइन है ये ऑब्वियसली इन दोनों के पैरेलल है। यानी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोलेंगे कि एक है 4.5 मीटर, दूसरा क्या है 18 मीटर। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा। तो 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो जो ट्री है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, 1 को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 12.25 प्लस 4 को इससे करेंगे तो 6.4 आ जाएगा ना, एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, इन दोनों का योग मतलब 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 18.65 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15 3 18 .5 7 35 3.73 मीटर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो अगर फॉर्मूला भूल गए तब सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक है उसका हम कैसे यूज करेंगे, आइए देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कंस्ट्रक्शन आप आराम से सोच सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमने ऐसे कर दिया एंड ये बीच का ए वाला पार्ट था, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका आई लेवल है इससे हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो बेस के पैरेलल है। ये वाला पार्ट कितना था 4.5 मीटर, ये वाला कितना था आपका 18 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, चलो इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम आप बी रख लो, इसका नाम सी रख लो, डी रख लो, इसका नाम पी रख लो, क्यू रख लो, इसका नाम आर रख लो, इसका नाम एस रख लो। हो गया ना। ये था आपका 1.6 मीटर एंड ये पूरा का पूरा कितना है, बोलेंगे कि 12.25 मीटर। अगर 12.25 मीटर है तो जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला पार्ट कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो बोलेंगे देखो इसके लिए 12.25 में से आप 1.6 माइनस कर लो तो ये आपका आ जाएगा 10.65 मीटर। 10.6 में 1.6 जोड़ेंगे तो 12.2 आ जाएगा। हम मान लेते हैं जो CD है ना इस पूरे का हाइट कितना है h। अगर पूरे का हाइट h है इस पार्ट का केवल CA से है, ये हो जाएगा आपका h माइनस 1.6, बोले कि ये भी सही है। अब आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा होगा, PAR, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल CAS के। जैसे ही सिमिलर हुआ साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब नीचे 4.5 है तो ये भी 4.5 भी होगा, यानी पूरा का पूरा 18 और 4 कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, आप ये बोल सकते हो कि ये जो PR/CS है ना ये आपका RA/SA के बराबर होगा। PR कितना हो गया भैया 10.65, CS आपका हो गया h माइनस 1.6 यानी यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा RA हो गया है 22.5 यानी आपका हो जाएगा 4.5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से कितनी बार में चला जाएगा 2.13
तो एच का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए 3.73 मीटर। तो आप दोनों में से कोई भी टेक्निक का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें बताना है कि साइड क्या होगा। तो देखिए रेगुलर हेक्सागन में आपको पता होना चाहिए टोटल का टोटल क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जो सबका सब होता है कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो अगर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका सब कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। अगर साइड का लेंथ ए है तो इस पूरे का एरिया हो जाता है, हम बोलेंगे कि देखो ये है आपका 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसा टोटल 6 है तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 96√3। 6 से कितना बार में चला जाएगा, ए 16 टाइम्स में, √3 से कितना बार में चला गया, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है 64, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आप या तो इसका फॉर्मूला याद रखो, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, एरिया कितना हो गया 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। इसको 3√3/2 ए स्क्वायर भी बोलते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है फॉर्मूला तो आप भूल ही सकते हो, इतना सारा चीज याद रखते हो, कैसे नहीं भूल पाओगे, इसको भूलने का चांसेस तो है ही। लेकिन आपको ना बेसिक लॉजिक याद रखना है कि जो क्या है रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं जो सबका सब क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी याद रखोगे तो फॉर्मूला तो वहीं पर डिराइव कर लेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इसका वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है a³ प्लस b³ प्लस c³। जहाँ a प्लस b प्लस c निकालोगे तो क्या है 0। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, a³ प्लस b³ प्लस c³ कितना होता है 3abc। समझ गए ना। अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है ये देख लीजिए। जैसे हमने ये लिखा है 35 का क्यूब प्लस -60 का क्यूब प्लस ये आपका हो जाएगा 25 का क्यूब। अब ध्यान से देख लो आप, 35 प्लस 25 -60, 0 तो आ रहा है। ये जो तीनों क्यूब है इसका वैल्यू हो जाएगा 3abc, 3 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 60। और ध्यान दीजिए एक माइनस तो रहेगा ही। टोटल नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे निकाल लेंगे, इनके कारण तो जीरोज नहीं आना है, बस यहाँ से जो जीरो जाएगा तो 35 तिहाई 105 गुना 150, एक और जीरो हो गया तो 2 ही जीरो आ रहा है, 2 ही जीरो आ रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करके लास्ट में और एक्स्ट्रा जीरोज तो इंक्रीज नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पे ऐसे भी आप पूरा तो सॉल्व कर ही सकते हो, 15 × 5 = 75 और ये 15 आ गया माइनस में 00, -157500। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक्स एंड वाई एक काम को 14 एंड 21 डेज में कर सकते हैं एंड 1 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी एक से स्टार्ट किया है, वो ऑल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क कितना होगा। कोई बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत किया होगा। एक्स एंड वाई है, ये 14 डेज में करेंगे, 21 डेज में करेंगे। जो टोटल वर्क है हम दोनों का एलसीएम अज्यूम कर लेते हैं 42। एक्स का इफिशियंसी 3 हो गया, इसका इफिशियंसी हो गया 2। टोटल काम कितना करना है आपको, 42 काम करना है। एंड चलिए ठीक है, जो डे 1 में आएगा, डे 1 में कौन आएगा, एक्स आएगा, और एक्स जो है 3 यूनिट काम कर दिया। डे 2 में कौन आएगा भैया, डे 2 में यहाँ पे डे है, डे 2 में आएगा वाई यानी 2 यूनिट काम कर देगा। मतलब 2 डेज में जो है आपका कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। हमें 42 तक पहुँचना है, तो 42 तक पहुँचने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 16 डेज। 16 डेज में देखोगे आप 40 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, आप टोटल टाइम अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए। 16 प्लस अगले दिन कितना काम बचा है, 2 यूनिट काम बचा है, लेकिन एक्स जो है 3 के इफिशियंसी से काम करेगा, तो आंसर आ रहा है 16 होल 2/3 डेज। अब आपको ये समझना है कि हमें जो आंसर चाहिए यह होल नंबर ऑफ डेज चाहिए। मतलब हमें 16 होल 2/3 ऐसा नहीं चलेगा, हमें बताना कि टोटल नंबर बता दो कितना। 16 में तो काम पूरा नहीं हुआ, 17वां दिन जाके काम पूरा हुआ, तो हम बताएंगे कि टोटल 17 डेज लगा है काम को कंप्लीट करने में। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। फिर भी डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिए। अब देखिए 32 एंड 34 ये तो होने से रहा। एक बात बताओ, जब अलग अलग मिलकर अलग अलग काम कर रहा है फिर भी आपका मैक्सिमम 21 दिन लग रहा है, तो फिर ये दोनों ऑल्टरनेट करके काम करेगा तो 21 से ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता है ना। ये तो बेसिकली एवरेज हो का बात चल रहा है। एवरेज कभी भी मैक्सिमम से ज़्यादा थोड़ा ना हो सकता है, मिनिमम से कम थोड़ा ना हो सकता है। तो आंसर 14 और 21 के बीच ही आना चाहिए। ठीक, आगे देखिए
अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 एंगल्स दिया हुआ है एंड ट्रायंगल, ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें बताना है कि ट्रायंगल कौन सा होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो बाकी का जो 2 एंगल है ना, इसको अगर हमने क्लब किया है तो ये आ जाएगा आपका 20x + 10 डिग्री, और ये जो है एक और एंगल के बराबर है। अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल का सम थर्ड एंगल के बराबर हुआ तो वो क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, जिसे आप बोल सकते हो राइट एंगल। ए बी है, अगर a + b का वैल्यू c के बराबर हो गया तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा। c का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। बस यही बात है, समकोण सही आंसर हो गया राइट एंगल, यहाँ पे समकोण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें बोला है कि एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन का जो एक ग्रुप है उसका एवरेज वेट 15 kg से बढ़ जाएगा अगर एक इंसान जिसका वेट 55 kg है उसको रिप्लेस किया है दूसरा इंसान। हमें बताना नए इंसान का क्या होगा, वेट कितना होगा। यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, इधर एवरेज ले लेते हैं। टोटल 5 लोग हैं, इनका एवरेज आप मान लीजिए ए। अब जो है एक रिप्लेसमेंट हुआ है, रिप्लेसमेंट के बाद अभी भी 5 लोग ही होगा, लेकिन अब जो एवरेज है ना ये हो गया a + 15। टोटल कितना हुआ, 15 kg का इजाफा हुआ एवरेज में। चलो, तो जो न्यू पर्सन है ना, अच्छा ध्यान दीजिए, हम 55 kg वाले को हटा के नया लेके आए। अगर नए का वेट भी 55 kg ही होता तो 55 kg वाला गया, 55 kg वाला आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बंदे के आने के कारण 5 लोगों का एक जो ग्रुप है उसमें जो एवरेज वो 15 kg से बढ़ गया। मतलब टोटल सम 5 × 15 से बढ़ा होगा, मतलब इसका वेट कितना हो गया 130 kg। ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो मेथड 2 है, मान लीजिए ऐसा आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा तो क्वेश्चन छोड़ेंगे थोड़े ना, हम बोलेंगे पहले जो टोटल वेट था कितना था 5 लोगों, एवरेज कितना है ए, तो पहले टोटल वेट कितना था आपका 5a। ठीक, अभी टोटल वेट कितना है, बोलेंगे कि 5 × a + 50, यही है ना। चलिए, हुआ क्या था कि 5a में से एक हमने 55 kg को हटाया था और जो x kg है उसको लेकर आया, तब जो नया ग्रुप बना 5 लोगों का उसमें क्या है a + 15 वेट हो गया। अब देखो 5a चला जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 75 एंड 55 मिलकर आ गया 130 kg। वैसे भी कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसमें एक शॉपकीपर क्लेम करता है कि 500 kg राइस है, वह उसको कॉस्ट प्राइस जो कि 50 रुपीज़ पर kg है उस पर बेच रहा है, लेकिन वह बंदा 900 ग्राम का ही जो वेट है वो यूज करता है 1 किलोग्राम की जगह पे। एंड जो रिमेनिंग राइस है, मतलब वह 1 kg की जगह 900 ग्राम दे रहा है, तो 1 kg पे 100 ग्राम बचा रहा है। तो टोटल 500 kg पे जितना भी वो बचाया उसको ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, एंड टोटल जो उसे पैसे मिले हैं ब्लैक मार्केट से वो कितना मिला है 3500। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ राइस एंड ब्लैक मार्केट में, इसका जो रेशियो है वो क्या हो। एक बात बताइए, टोटल कितना जो है रिमेनिंग राइस बचा, रिमेनिंग राइस ये तो निकालना पड़ेगा ना। हमें पता है कि हर एक kg पे 100 ग्राम बच रहा था, टोटल कितना था 500 kg, तो 500 kg इंटू 100 इतना ग्राम बचा। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। पता चला कि 500 kg करने के बाद इसका 50 kg बच गया, 50 kg बच गया। इस 50 kg का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, अब निकालिए सेलिंग प्राइस पर kg कितना होगा। आपको पता चला कि 3500 में बेचा है 50 kg को, तो पर kg कितना हो गया 70 रुपीज़। आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। रेशियो का किसका निकालना है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल कितना था 50 एंड ब्लैक मार्केट में कितना है 70, तो आंसर कितना आ गया 5:7। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम आराम से ऑप्शन नंबर 1 को हटा सकते थे एंड ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 को हम ऐसे ही हटा सकते थे। क्यों भैया, ब्लैक मार्केट में प्राइस ज़्यादा होना चाहिए था। यही लोग ब्लैक मार्केट में बोल रहा है 7 है और ऐसे 8 है, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। इसमें देखिए बोल रहा है कि नॉर्मली प्राइस 7 है एंड ब्लैक मार्केट में कितना है 5 है, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये हम देख सकते थे कि नॉर्मल जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है 50 चल रहा है। अब देखिए 5 का जो मल्टीपल है शुरू में केवल ऑप्शन सी में है, तो फिर हमें ऑप्शन डी देखने की जरूरत भी नहीं थी, तो हम बिना सॉल्व किए भी इसको हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते थे अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करते तो। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि प्राइस ऑफ एसी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा है ऑल्टरनेट ईयर में, एंड जो जिससे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है कितना है आपका 1 होल 3/5%, जिसे हम बोल सकते हैं
1.6% से एक बार इंक्रीज करेगा, एक बार डिक्रीज करेगा, ऐसा चल रहा है। ये जो 2004 में पहले इंक्रीज हुआ, तो हमें बताना है कि प्राइस ऑफ एसी इन 2007-2004 के कंपैरिजन में क्या होगा। ये है 2004, यहाँ पे होगा 2005, फिर ये होगा 2006, फिर यहाँ पे होगा 2007। एक बात बताइए, 2004 में कुछ प्राइस है, ठीक, इसमें पहला इंक्रीमेंट लगेगा तो 2005 का प्राइस आ जाएगा, तो पी डैश मान लेते। अब पी डैश में इंक्रीमेंट लगेगा या डिक्रीमेंट लगेगा, बोले कि डिक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि पहले 2004 में बढ़ा है, बढ़ के पहुंचा 2005 में। 2005 में अब ये डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होकर जो प्राइस बचा है ये हो गया आपका क्या, पी डबल डैश, ये हो गया 2006 में। फिर 2006 में क्या होगा, बोले कि 2006 में आपका लगा है इंक्रीमेंट, और 2006 में इंक्रीमेंट लग के पी ट्रिपल डैश पहुंच जाएगा 2007 में। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है, 1 बार डिक्रीमेंट हुआ है, एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सब आपका कितना है, 1.6 करके। अगर हम ऐसे ही ऑप्शन के थ्रू जाएं तो ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि 2 बार इंक्रीज एंड 1 बार डिक्रीज किया है सेम अमाउंट से, तो ओवरऑल इंक्रीज ही होना चाहिए। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन को हम ऐसे ही हटा देंगे, समझ गए। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 1.6 का, यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है 1.6 का, ये भी इंक्रीमेंट हुआ है 1.6 का। आपको पता है कि अगर x% इंक्रीमेंट है एंड अगली बार x% डिक्रीमेंट है, तो इसका जो नेट होता है, नेट कितना होता है, नेट हो जाता है आपका x²/100%, और ये होता है आपका डिक्रीमेंट। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। 1.6 इंक्रीमेंट एंड 1.6 डिक्रीमेंट मिलके जो ओवरऑल है वो डिक्रीज करेगा, बल्कि चलो ठीक। अब यहाँ पे डिक्रीज जो करेगा वो कितना से डिक्रीज करेगा, ऐसे लिख सकते हैं 2.56 डिवाइडेड बाई 100%, कितना परसेंट से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब आप एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट दोनों का इफेक्टिव डिक्रीज हुआ है और अगली बार 1.6 से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इसका जो इफेक्टिव होगा वो जाहिर सी बात है 1.6 से तो कम ही होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सही। तो 1.6 से कम होना चाहिए एंड इंक्रीमेंट है, तो 1.6 से कम एंड इंक्रीमेंट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा यहाँ पे हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में थे ही नहीं, बस लॉजिकली हमने बता दिया कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसा कर सकते हो, बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में एक रिटेलर जो है 230 चॉकलेट्स खरीदता है फ्रॉम अ होलसेलर फॉर अ मार्क प्राइस ऑफ 207 आइटम्स। अब वो क्या करता है कि ही सेल्स ईच चॉकलेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हमें बताना है इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, देख लीजिए। अभी आपको ये समझना है कि कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे मार्क प्राइस का सीन क्या चल रहा है। इसने जो आइटम खरीदा, हम ये मान रहे हैं कि जो आइटम है ना, चॉकलेट है, उसका जो मार्क प्राइस है वो क्या है, ₹1 पर यूनिट, ऐसे ही हम सुविधा के लिए मान लेते हैं। तो उसने जो खरीदा है उसने पे कितना किया, बोले कि पे किया है 207 चॉकलेट्स का जो मार्क प्राइस है ना वही पे किया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 207। लेकिन ये जो बंदा लेके आया है, कितना चॉकलेट लेके आया है, ये लेके तो आया 230 चॉकलेट्स, बोले कि ये भी सही है। तो इसके पास मार्क प्राइस जो है ऑब्जेक्ट का, ये कितना हो गया 230। ध्यान दे 230 क्या हो गया मार्क प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 207। अब जो है सेलिंग प्राइस कैसे आ रहा है, सेलिंग प्राइस के लिए बोल रहा है कि देखो भैया ये जो है ना 5% का डिस्काउंट देगा, तो 230 5% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, इसका 95% ही सेलिंग प्राइस हो गया, बस बात खत्म, पैसा हजम। अब आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लो, तो हो गया 230 इंटू 95/100 को लिख सकते हैं हम 19 डिवाइडेड बाई 20 ना, 20 तो लिख ही सकते हैं, 5 19 5 20 और इंटू हो गया 207, कटेगा क्या 23 से, अच्छा 0 से 0, 23 से कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये आ गया है 19/18। 18 का आइटम अगर आप 19 में बेच रहे हो तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 1/18 इंटू 100, तो 18 × 90 5.5% करके आ रहा है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 3 मेजरिंग टेप है जिसका लेंथ 45, 72 एंड 81 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको बताना है कि लिस्ट लेंथ दैट कुड बी मेजर्ड यूजिंग एनी ऑफ द 3 टेप्स।
ये भी ध्यान में रखना है कि ओनली वन टाइप ऑफ टेप यूज किया जाएगा एंड कंप्लीट टेप यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1 मीटर का टेप है उससे हम आधा मीटर मेजर कर रहे हैं, नहीं चलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको तो एलसीएम लेना है इसका 45 का, 72 का एंड 81 का। एलसीएम कैसे आएगा? ये है 9 इंटू 5, देख लीजिए, ये है आपका 9 इंटू 8, ये है आपका 9 इंटू 9। तो एक 9 तो आएगा ही, इसके साथ एक 9 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 8 आ जाएगा। ये 8 5 40 हो गया। तो 81 को 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 4 एंड 32, 3240 सेंटीमीटर। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, ये डायग्राम दिया हुआ है, मतलब टेबल दिया हुआ है। इसमें बताना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन वीसी इन इंस्टीट्यूट सी इन 2013-14-17, 2013-14-17 इसमें सी में, सी किधर है? इधर। और 2013 ये 14 हो गया एंड 17 यहाँ पे है ना। तो 120 और 140 मिलकर कितना हो गया? 260 यानी हो गया 380, 385। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ऑल 5 इंस्टीट्यूट इन 2018, 18 में देखना है आपको ऑल 5। तो 18 इधर हो गया। तो 1 5 2 7 7 8 15 एंड 5 20, 4 3 7 3 10 4 14 4 18 एंड 2 20, 1 2 3 4 5 एंड 2 7। कितना हो गया? 7 5 35। और यही हमें परसेंटेज निकालना है क्या? हाँ परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा। 0 0 5 5 55% आ गया। तो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर में देना है कि इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट बताना है आपको। सक्सेसिव डिस्काउंट है 15 एंड 12 का। तो इसका हम फॉर्मूला बहुत बार बता चुके हैं। डी इफेक्टिव जो होता है ना दो डिस्काउंट का, ये होता है आपका D1 जोड़ D2 माइनस D1 D2 बाई 100। ये ध्यान में रखना है, ध्यान में रखने कोई दिक्कत ही नहीं। और ऐसे भी हमें ये पता चल गया कि 15 एंड 12 का जो है ना 27 से कम ही होना चाहिए। हालांकि इसमें सब ऑप्शन 27 से कम दिया है, तो इसके कारण एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे पता चल गया ये 180/100 हो जाएगा। कितना आ गया? 27 में से 1.8 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 25.2%। तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। 23 में दिया है कि 6000 को पे करना है आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। हर एक इंस्टॉलमेंट जो है एंड ऑफ ईयर होना चाहिए। वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होगा? अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका क्या? 2% पर एनम। तो कोई बात नहीं, 2% है मतलब 50 का 51 देना पड़ेगा पहले साल चुकाना है। तो दूसरे साल के एंड में जब हम इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे तो 2500 को चुकाने के लिए हमें 2601 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बोले कि ये भी सही है। इस साइड जो है ये आपका क्या है? इंस्टॉलमेंट है एंड ये वाला आपका क्या है? जो भी प्रिंसिपल है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल करना है तो यहाँ पे भी 51 एंड इधर भी 51 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 5 एंड 25, 25 50 एंड 25 मिलकर कितना आ गया? 5050। ये हो गया टोटल प्रिंसिपल। तब इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है? 2601। क्वेश्चन में दिया है, हमने जो उधार लिया है वो कितना है आपका? 6000 है। तो आपको बताना है इंस्टॉलमेंट कितना होगा। तो इंस्टॉलमेंट 2601 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब देख लेते हैं। ये जो 5050 है ना, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6000। तो हमें 2601 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? 2601 को हमें 6000 से गुना करना पड़ेगा एंड 5050 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 0 चला गया। और 5 से करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 101 बार में। एंड 5 से करेंगे तो 120 बार में। न्यूमरेटर कितना आ रहा है? 0। फिर इधर 12 हो गया, 12 6 को 72, 24 और 7 31 डिवाइडेड बाई 101। कितना ही आ रहा है ना। फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये जो है ना 6000 इधर लिख लेते हैं, चलेगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? सबसे पहले तो 3 टाइम्स में जाएगा, 303 आ गया, बचेगा कितना? 9, 912। तो फिर 912 करेंगे तो 9 बार में चला जाएगा। 303 बचा 9, तो 91 बच रहा है ना। तो फिर 0 एंड 9, 309 करके आ रहा है। 309 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही हो गया। ठीक, अगला देखिए। अगला है 24। इसमें बोला है कि एक बोट रेसर जो है 22.5 किलोमीटर जा सकता है आपका पर आवर स्टिल वाटर में। स्पीड ऑफ रिवर दिया है आपका 12.5 किलोमीटर पर आवर। अगर 40 मिनट लगता है एक डिस्टेंस पे जाने एंड आने में, तो बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा किलोमीटर। कोई बात नहीं, मान लेते हैं डी यूनिट गया।
जाने वाला स्पीड आप मान लीजिए विथ द स्ट्रीम है, विथ द स्ट्रीम कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। आने वाला जो है मान लेते हैं आपका क्या है अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो 22.5 में से 12.5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 10। और ये जो टोटल टाइम नहीं लगे 40 मिनट, जिसे हम बोल सकते हैं 2/3 घंटे। हो गया, चलिए ये 70 हो जाएगा ना, तो डी कॉमन आ जाएगा, 35 दूना 70 और यहाँ पे 10 सत्ते 70 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया है 70 इक्वल टू 2/3। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है 7 2 9 आ गया ना, 70 तो 140/27 140/27 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें y - 1/y का वैल्यू दिया है एंड ए वैल्यू आपको निकालना है। जो निकालना है ए आपका आ जाएगा y + 1/y होना चाहिए, फिर y - 1/y होना चाहिए, ये दोनों मिलकर y² - 1/y² आ जाएगा। और इसको जब आप y² + 1/y² से गुना करेंगे तब जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा तब y⁴ - 1/y⁴। ठीक है, तो y - 1/y का वैल्यू अगर 6 है तो भैया y + 1/y का वैल्यू कितना आएगा, बोले कि √6 का स्क्वायर में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 36 और 4 40 आ गया, जिसे आप बोल सकते हैं 2√10 चलेगा। यहीं से हम y² + 1/y² का वैल्यू निकालते तो कितना आता है 36 + 2 38। बस सबको गुना कर देना, काम हो जाएगा आपका, इतना ही आएगा ना। हाँ, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, बाय द वे हमें चाहिए 1/19 ऑफ y⁴ - 1/y⁴। तो 1/19 तो रहेगा ही, यहाँ से आ जाएगा 6 × 2√10 × 38, 19 दूना 38 तो 12 दूना 24, 24√10 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ जो द पंडित है लाइव मॉक 4 इसका सॉल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।